गुड मॉर्निंग इवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पीछे वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर यानी चैप्टर 3 का पूरे मतलब कि 3 भाग अब तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में, प्रिज्म के बारे में और भी कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले नहीं, ये लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 3 का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये मेरा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक जो है इंद्रधनुष है। अब इंद्रधनुष या तो 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम, या तो 5 में पूछ सकता है। तो इंद्रधनुष है क्या, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, उनके बारे में हमको आज समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है वो 7 रंगों का होता है और ये आकाश में बनता है और ये प्रकृति रूप से एक बहुत अच्छा नजारा होता है। ठीक है, जो कि मानव द्वारा ये संभव नहीं है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो पीछे वाले क्लास में आप समझ चुके हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश से किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं, जिसका ट्रिक हम लोग याद किए थे, विविक्योर। विविक्योर। तो वही बात है इंद्रधनुष में भी सेम। यानी यहाँ जो वर्षा की बूंदे, हम लोग जानते हैं कि बारिश जो होती है, तो बारिश के समय क्या होती है कि बारिश के बाद कुछ बादल की बूंदे, या फिर बारिश से पहले बादल की बूंदे जो होती है वो आकाश में रहते हैं। तो उस समय अचानक सूर्य निकलता है, अचानक क्या सूर्य निकलती है, तो जब प्रकाश उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्ट कैसे होती है, 7 रंगों में विभक्त कैसे हो जाता है, तो उसे हम लोग समझते हैं इस इमेज के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं। जो लिखे एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा, ये समझ लीजिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा इसको। क्या है? इंद्र, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो जाता है? वर्णपट, यानी 7 रंगों की पट्टी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की पट्टी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। मतलब कि अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, और सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। यानी हमेशा जो होगा अपोजिट होता है। जल की सूक्ष्म बूंदों छोटे प्रिज्मों की भांति, यानी प्रिज्म जो 7 रंगों में बड़े, उसी भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदे, देखिए यहाँ पे बंदे लिखा गया, इसको सही कर लीजिएगा। ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इससे आंतरिक परावर्तित करती, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं, जो इंद्रधनुष कहलाती है। इसे हम लोग समझते हैं एक इमेज के द्वारा। देखिए, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास वर्षा की करोड़ों अरबों खरबों, बहुत असंख्य संख्या में वर्षा की बूंदें होती, क्योंकि एक बूंदे से तो इतना बड़ा इंद्रधनुष बन नहीं सकता। तो देखिए, मान लीजिए कि एक गोलाकार क्या है, वर्षा की बूंदें हैं, जो कि प्रिज्म की तरह ये कार्य करती है। ठीक, तो ये वर्षा की बूंदें, तो यहाँ पर सूर्य सूर्य की प्रकाश आएगी तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसका दिशा परिवर्तन है, उसे दिशा परिवर्तन को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम जाती है। अगर विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी उसका जो चाल होगा स्लो हो जाएगा। और फिर सघन से विरल में जाएगा तो उसका चाल स्पीड हो जाएगा। तो सूर्य की प्रकाश यहाँ से आई, ठीक है, कोई वर्षा की एक बूंद है, तो जब एक प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपवर्तन होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा? अपवर्तन हो गया। ठीक है, अपवर्तन होने के बाद आप सोच रहे हो कि सारा सारा किरण क्या वर्षा की बूंद से ही जाएगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारा बूंदे इधर जाती है, सॉरी, प्रकाश की किरण इधर जाती है, इधर जाती है, यानी बहुत सारा यहाँ से क्या होता है, स्कैटरिंग कर जाता है, यानी फैल जाती है। यानी यहाँ से बहुत सारे प्रकाश अलग हो जाते हैं, इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रकाश इसके अंदर इंटर कर पाते हैं। तो कुछ प्रकाश जो इंटर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये पड़ा। ठीक है, तो एक बार अपवर्तन हो गया, ध्यान से देखिए। फिर से क्या होगा, बहुत सारा प्रकाश किरण तो आगे चल जाती है। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि जब कोई पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो उसका परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावटी के कारण, संरचना के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है।
ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हुआ। एक बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर से एक बार तो हो गया अपवर्तन, फिर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर से अपवर्तन होगा, और ये फिर से अपवर्तन जो होता है यही 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो सबसे ऊपर हम लोग को दिखाया जाता है लाल, और सबसे नीचे दिखाया जाता है हम लोग को बैगनी। देखिए जैसे इस इमेज में दिखाया दे रहा है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लाल, उसके नीचे में ब्लू या बैगनी कलर का आपको प्रतीत होगा। ठीक है, बाद बीच में येलो हो गया, ग्रीन हो गया, तो सबसे ज्यादा हम लोग दिखाया जाता है रेड कलर। अब रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए हम लोग को वो सबसे ज्यादा चमक दिखाई देती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इंद्रधनुष के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि रेन ड्रॉप है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए पहले तो क्या हुआ कि यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट यहाँ से पड़ी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन, फिर से अपवर्तन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रही है, तो टोटल इंटरनल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी टोटल 2 टाइम रिफ्रैक्शन है। मतलब 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण अपवर्तन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश की कितनी बार अपवर्तन होता है, तो 2 बार, और कितनी बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो 1 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मेन जो है, इसको क्या आ रहा है कि ऊपर सबसे ऊपर दिखेगा लाल और सबसे नीचे दिखेगा बैगनी दिखेगा। ठीक है, इसका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, बी बिग्योर, बी से हो गया वायलेट यानी बैगनी, आई से हो गया इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से सॉरी ओ नहीं, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड, रेड मतलब लाल। ठीक है, तो ये नोट कर, ऊपर वाला फिगर एक नोट कर लीजिएगा, ये फिगर आप नहीं नोट करेगा तो भी चलेगा, बस समझने के लिए हम फिगर इंसर्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब नोट करना है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अब वायुमंडलीय अपवर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। वायुमंडलीय यानी वायुमंडल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे इंग्लिश लिखना हम भूल गए हैं शायद, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश वायुमंडलीय अस्थिरता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरा वायुमंडल जो है गैसों से मिलकर बना हुआ है, और वहां पर गैसें हमेशा क्या होती है, चलती रहती है, नहीं, हमेशा जो होती है वो मूविंग करती रहती है, घूमती रहती है, ना कि वो रुक जाती है। तो इसी अस्थिरता, स्थिरता मतलब होता है किसी चीज का ठहराव, रुक जाना। अस्थिरता मतलब कि वो रुका नहीं है, हमेशा गति में रहती है। तो वायुमंडलीय और स्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, ये नोट कर लीजिए। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिससे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पूछा गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव के बारे में बताएं, तो पहले तो आपको अ, तीन चार वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, तो आप फिर नोट कर पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। तो जैसे पहला, तारों का टिमटिमाना। ये किसके कारण हम लोग को तारों क्यों टिमटिमाते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह या उपग्रह टिमटिमाते नहीं है, बस वो दूरी होने के कारण या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो पहला क्या हो गया, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद जो हम लोग का सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई देता है, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, यानी तारे जहां पर होता है उनसे कुछ ऊंचाई पर हमें तारे दिखाई देता है, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चौथा, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, यानी जब आप गर्म मतलब कि जब आग जल रही होती है, ठीक, अब आग जल रही होती है तो आप बैठ जाइएगा आग की ओर, ठंडा महीने में आप अक्सर फील किए होंगे। तो जब आग के पास आप बैठ जाते हैं तो ऊपर से अगर आप देखते हैं तो पीछे वाली वस्तु आपको हिलती डुलती प्रतीत होती है, तो वही है वायुमंडलीय अपवर्तन का घटना ही है। तो इसके बारे में हम लोग तो समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला देखिए, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, तुरंत ऊपर की वायु जो है ना, अपने वायु की तुलना दूसरे वायु की तुलना में क्या होती है, अधिक गर्म हो जाती है।
गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है, यानी जो क्या होती है, कम सघन होती है, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होती है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं शिथिल नहीं होती, यानी रुकी नहीं होती है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, यानी जो स्थिति होती है वो हिलती डुलती दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे में देखिए स्टोव है, स्टोव है या चूल्हा है? ये चूल्हा है। चलिए, तो देखिए जैसे यही है, आप घर पे एक्सपेरिमेंट सॉरी प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, कि आप ये स्टोव पहले जला लीजिएगा, इसके ऊपर से आप देखने का कोशिश करें, तो पीछे कुछ रख के चेक करिएगा, कुछ पेज रख के देखिएगा, तो पेज आपको हिलता डुलता प्रतीत होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, अब ये नहीं ड्रॉ करिएगा, बस ये समझने के लिए हम यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्योदय से पहले हमें दिखाई देता है सूर्य, और सूर्योदय सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है लगभग 2 मिनट तक। ठीक है, तो ये देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अग्रिम अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ऐसा नहीं कि सूर्य लेट से उगता है, सूर्य तो अपना समय पर ही सूर्योदय होता है सूर्य का, और समय पर ही सूर्यास्त होता है, लेकिन वास्तव में हम लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। जैसे देखिए, ये इस इमेज को जैसे मान लीजिए कोई एक ये व्यक्ति है, व्यक्ति है, नहीं नहीं चोट्टा है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये चोट्टा है, तो ये चोट्टा कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये स्टिक पे? नो, ये पृथ्वी पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन हम ड्रॉ कर लिया, यानी इसके पूरे सीधा ड्रॉ कर लिए हैं। अभी मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, ठीक, ये मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य यहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ से हम लोग का प्रकाश जाएगा, तो पहले तो यहाँ पे खाली है वायुमंडल, वायुमंडल में क्या है, ये खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या होगा कि सीधा जाएगा, कि इसमें तो कोई प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होने वाला, तो ये सीधा जाएगा। ठीक है, अब सीधा जाने के बाद देखिए ये वायुमंडल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वायुमंडल है, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो किधर मुड़ जाती है वो, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो प्रकाश ऐसे जाएगी। अब सीधे ऐसे ना जाकर ये क्या होगा, यहाँ पर ये मुड़ जाएगी, ये मुड़ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब मेरी आंख उस प्रकाश को फिर से रिफ्लेक्ट करता है, यानी फिर से उसको वापस भेजता है कि प्रकाश आ कहाँ से रही है। तो फिर इस चुट्टा का आंख क्या करेगा, इस प्रकाश को भेजेगा, तो फिर से ये भेजेगा, तो सघन से विरल में जाएगा। जब सघन से विरल में जाता है, तो अभिलंब से दूर भागता है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जाएगा ये ऐसे। तो इसका जो इमेज बनेगा, तो हमें लगेगा सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। वास्तव में सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन आभासी प्रतीत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर है। क्यों? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये किसके कारण हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये इमेज आप ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक और इमेज है, इस इमेज में देखिए आप, थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, बस थोड़ा सा। चलिए आ गया, देखिए इस इमेज की थोड़ी समझते हैं। इस इमेज में देखिए ये व्यक्ति है, और जब सूर्य ऊपर आता है तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं जब प्रकाश पूरी स्ट्रेट यानी पूरी सीधी रहती है, तो यहाँ पर लगभग 9 के बराबर अपवर्तन होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए जब सूर्योदय पूरा ऊपर, सूर्य जी जब सबसे ऊपर रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन 9 के बराबर होगा। इसलिए पृथ्वी में इसका जो वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लगभग 9 के बराबर। लेकिन जब ये सूर्योदय होगा तो, या फिर सूर्यास्त होगा तो, यहाँ से ये ऊपर दिखाई देता है, और यहाँ पर भी ऊपर दिखाई देगा। अब देखिए इसका एक और कारण है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो कलर होता है वो रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब कि रेड कलर का प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किसी भी कणों से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश की किरण को चारों ओर फैला देता है। प्रकाश की किरण को क्या करता है, चारों ओर फैला देता है। तो नीले प्रकाश की प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है। नीले प्रकाश जो होता है फैल जाता है, बचता है लाल, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये लाल प्रतीत है, नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए
ये हम लोग का लाल, जबकि सबसे ऊपर होता है तो वहां पे सूर्य आपको लाल न की लगभग येलो कलर का आपको दिखेगा। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन न होने का, यानी सॉरी, ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है तारों की आभासी स्थिति। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि तारों की आभासी स्थिति से क्या तात्पर्य। देखिए क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है। देखिए मान लीजिए, ये मानिए क्या है, ये तारा है, ये तारा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से निरंतर इसका क्या होगा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होगा कि हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे लगेगा। तो ये व्यक्ति भी क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश को भेजेगा। तो प्रकाश को जब ये भेजता है तो इसको लगता है कि सूर्य यहाँ पर ना होकर यहाँ, सॉरी, प्रकाश, तारे, सूर्य बोल दिए, आई रिपीट इट, तारे यहाँ पर ना होकर तारे यहाँ पर है। तो तारे की आभासी स्थिति का जो प्रतिबिंब होता है, ये ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन का, क्योंकि हमेशा निरंतर गतिशील कणों के माध्यम से ये प्रकाश गुजरती रहती है, जिससे कारण तारों की आभासी स्थिति जो होती है वो थोड़ी ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नीचे बढ़ता हुआ अपवर्तनांक अथवा घनत्व नीचे बढ़ जाता है। ये इमेज आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये अच्छा भी है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित यानी फैल जाती है, यानी छितरा जाती है, प्रसारित हो जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। जैसे देखिए, ये कोई मान लीजिए वस्तु है, जब इस पे प्रकाश पड़ती है ना तो ये चारों ओर फैला देती है। देखिए ये चारों ओर फैला दिया ना, तो इसी फैलने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश को ये छितरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है तो ज्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि सर बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। नेक्स्ट है टिंडल। आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज मतलब किरणों का समूह वायुमंडल की महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरण की घटना टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको इफेक्ट जो है टिंडल साहब यानी टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसे बताया, इसीलिए इसका नाम हो गया टिंडल प्रभाव। होता क्या है, जैसे देखिए, ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन कहने का मतलब विलियन। ये क्या है, विलियन। विलियन हो सकता है समांग मिश्रण, जैसे जल और नमक का मिश्रण। तो जल और नमक के मिश्रण से आप टॉर्च की लाइट को यहाँ पे थोड़ा हार्ड होना चाहिए, लाइट जो होना चाहिए हार्ड होना चाहिए, मतलब हार्ड और तीक्ष्ण प्रकाश होना चाहिए। तो जब हम लोग चीनी या फिर जल के मिश्रण से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा, कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही जब हम लोग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, जब इसमें हम लोग दूध की मात्रा कुछ डाल देंगे तो ये बन जाएगा कोलाइडी विलियन। कैसा बन जाएगा, कोलाइडी विलियन। तो कोलाइडी विलियन जब प्रकाश जाएगी ना तो यहाँ पे एक मार्ग दिखाई देगा, यानी जो देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का आपको मार्ग दिखाई देना है, वास्तव में कुछ और कलर दिखेगा, समझने के लिए मैं ऐसा कर दिए हैं। तो एक प्रकार का आपको रास्ता दिखाई देगा, यानी मार्ग दिखाई देगा। इसी मार्ग जो दिखाया जाता है, इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये किसके द्वारा होता है, तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना के कारण होता है, यानी कोलाइडी कणों में ही हम लोग टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, न कि विलियन में। तो एग्जाम में पूछेगा कि टिंडल प्रभाव इनमें से किन में देखा जा, इनमें से किन सोल्यूशन यानी किन मिश्रण में देखा जा सकता है। ऑप्शन रहेगा विलियन, कोलाइडी विलियन, निलंबन, और रहेगा और कोई रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलियन से आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए हम नोट कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में।
क्या है। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जैसे आप फील किए होंगे कि आपका रूम पैक होगा, गलती से एक छिद्र होगा या फिर होल होगा, तो होल से जब प्रकाश की किरण आती है तो आपको एक मार्ग दिखाई देगा, उस मार्ग में धूलकण उड़ते हुए दिखाई देगा। तो वो भी किसका उदाहरण है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। या फिर किसी घने जंगल में आप गए होंगे, तो नहीं गए होंगे तो आगे जाने का मौका मिलेगा। जब किसी घने जंगल में वितान मतलब कि सूर्य जब ऊपर से प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को दिखे। जैसे देखिए यहाँ पर ये मार्ग आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत घना जंगल है। यहाँ देखिए एक मार्ग, बहुत सारा मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी व्हाइट व्हाइट जो प्रकाश किरण दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये है रे लेग्ने का नियम, यानी एनसीईआरटी में, बीटीसी में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है रे लेग्ने का नियम क्या होता है। रे लेग्ने साहब, तो रे लेग्ने यानी क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे नहीं दिए थे, आप लिख लीजिएगा इनवर्सली, यानी इस प्रकार से। इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ये होता है क्या? तो अल्फा, अल्फा को हम लोग यहाँ पे क्या है? प्रकीर्णन। और ये क्या है? वेवलेंथ, यानी किसी प्रकाश का वेवलेंथ या किसी कलर का वेवलेंथ। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग जानते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती होता है तो एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी मान बढ़ता है। लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। यानी किसी रंग का वेवलेंथ बढ़ा देंगे हम लोग, रंग का किसी रंग का वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो प्रकीर्णन उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो रेड 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 हो गया। कौन सा कलर ले ले? येलो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो पहले हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, नहीं ये नहीं दिख रहा। कोई और कलर, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, सही से दिख रहा होगा अब। देखिए ये होता है व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली, ऐसे कर लीजिएगा। तो प्रकीर्णन, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रे लेग्ने का नियम, यानी प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी वेवलेंथ। लेमडा, इसको हम लोग लेमडा भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर वेवलेंथ। तो क्या है पॉइंट? इससे क्या बनता है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है? कणों के आकार। कणों का आकार बड़ा है या छोटा है, इस पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यानी अगर सूक्ष्म कण जो है बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत महीन, तो अधिक मात्रा में किस कलर का वो प्रकीर्णन करेगा? तो नीले कलर का प्रकीर्णन, जिसके कारण हम लोग का आकाश भी नीले दिखाई देता है। तीसरा, बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यानी अगर कण का आकार बड़ा होगा तो अधिक, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसको प्रकीर्णन, यानी लाल कलर को ये ज्यादा प्रकीर्णित कर देगा। चौथा, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। यानी कण जो होगा बहुत बड़ा होगा तो प्रकाश का जो किरण होगा वो व्हाइट भी, यानी उजला भी प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये था लेग्ने का नियम। और ये मेरा चैप्टर मानव वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये लास्ट वीडियो था। अब एक दो दिन में हम नेक्स्ट यानी क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसे जरूरत हो उससे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।